हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। अपन आज फिर से स्टडी करेंगे कुछ इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। अपन लास्ट वीडियो में प्रतिरक्षा आपकी जन्म से है या जन्म के बाद में है, इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आपकी ऐसी प्रतिरक्षा जो आपकी जन्म के बाद उत्पन्न हो रही है, अर्थात किसी विशिष्ट कारणों से आफ्टर ह्यूमन बींग्स की उत्पत्ति के बाद में यदि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई उत्पन्न होती है तो उसको आप उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे थे। अब वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो अपनी उत्पत्ति के तरीके, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न हो कैसे रही है, इस तरीके के आधार पर दो प्रकार की होती है। तो वो आपके सामने है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी में भी कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं अपन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो जो आपकी अर्जित या उपार्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो किस प्रकार से उत्पन्न हो रही, इस तरीके के आधार पर दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी को आप सक्रिय इम्यूनिटी भी या सक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं, और इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब इसको सक्रिय क्यों कहते हैं और इसको निष्क्रिय क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा और इनके नाम के आधार पर इसका पहला अंतर है वो यह है कि मानव शरीर में उत्पन्न होने वाली व उपार्जित प्रतिरक्षा, किसी सजीव के शरीर में उत्पन्न होने वाली व उपार्जित प्रतिरक्षा जिसकी उत्पत्ति में शरीर की कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हो, जिसकी उत्पत्ति में शरीर की कोशिकाएं खुद एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करती हो, उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा को एक्टिव या सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरी है मानव शरीर में जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली वह प्रतिरक्षा या रोगों से लड़ने के लिए उत्पन्न होने वाली वह क्षमता जिसको उत्पन्न करने में शरीर की कोशिकाएं कोई सक्रिय रूप से योगदान नहीं लेती, अर्थात बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में भेजकर रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न की जाती हो तो उसको आप निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस प्रतिरक्षा के उत्पन्न होने में आपका शरीर कोई एक्टिव रूप से या सक्रिय रूप से योगदान नहीं करता, केवल और केवल शरीर तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का स्थान उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ इस प्रतिरक्षा को उत्पन्न होने में शरीर खुद एक्टिव रूप से योगदान करता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है इसमें बहुत धीमी होती है। और ये क्या है? कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो तीव्र होती है। क्या मतलब हुआ कि इस प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने में शरीर खुद की कोशिकाएं इन्वॉल्व होगी और वो सक्रिय होकर के एक विशेष प्रकार के रोगाणु या एक विशेष प्रकार की प्रतिजन के विरुद्ध एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी या प्रतिरक्षक क्षमता को उत्पन्न करेगी। तो ऐसी क्षमता को उत्पन्न होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, अर्थात ये धीमी होती है। इसमें क्या होता है, आपने बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी, या वो हो सकता है आप इंजेक्शन के द्वारा डाल रहे हैं, या हो सकता है माता के प्लेसेंटा को पार कर शिशु में जा रही है, या फिर माता के मिल्क के साथ शिशु में जा रही है, जन्म के बाद जा रही है। तो वो जो प्रतिरक्षा है वो जाते ही अंदर, जैसी अंदर जाएगी फटाक से बॉडी की इम्यूनिटी पावर को क्रिएट कर लेगी, अर्थात ये जो पैसिव इम्यूनिटी है वो तीव्र होती है, अर्थात शीघ्रता से अपना काम करती है। तीसरा जो इसका अंतर है उत्पन्न होने का तरीका। उत्पन्न होने का तरीका है कि जब शरीर के अंदर कोई विशेष प्रकार का रोगाणु या कोई विशेष प्रकार के टीके, वैक्सीन को प्रतिजन के साथ, एंटीजन के साथ आपने शरीर में भेजा है तो शरीर की बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगी और उस वैक्सीन, टीके या घायल किए हुए विषाणु या घायल किए हुए रोगाणु या कोई रियली में ही बिना घायल किए हुआ रोगाणु शरीर में गया है। जैसे वायरस, आपको जितनी बार जुकाम होता है उतनी बार वायरल जुकाम आपको जितनी बार होता है उतनी बार ही नए वायरस से होता है, और एक वायरस आपके जीवन में एक ही बार जुकाम उत्पन्न कर सकता है, सीधी सी बात है। तो ऐसा वायरस एक बार आपके शरीर में गया तो उस वायरस के साथ में एक विशेष प्रकार के प्रतिजन जाएंगे आपके शरीर में, और वो प्रतिजन शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करेंगे। कैसे उत्पन्न करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा के द्वारा करेंगे। तो ये जो एक्टिव प्रतिरक्षा है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है, सक्रिय प्रतिरक्षा जो है, उसमें एक पैथोजन का शरीर में घुसना होगा, या एक वैक्सीन को आप शरीर में डालेंगे, या प्रतिजन किसी माध्यम के द्वारा शरीर में जाएंगे। वो प्रतिजन भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, या जैविक हो सकता है।
कारकों के साथ, भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों के साथ किसी प्रतिजन का शरीर में पहुंचने के बाद उस प्रतिजन के अगेंस्ट में आपके शरीर की बी लिम्फोसाइट एक्टिव होकर के विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और वो एंटीबॉडी आपकी मेमोरी टी सेल में जाकर के स्टोर हो जाएगी और भविष्य में कभी भी उस प्रकार का पैथोजन आएगा, उस प्रकार की एंटीजन आएगी तो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी उस पैथोजन यानी उस एंटीजन के साथ क्रिया करके एग्लूटिनेशन की क्रिया से उसको खत्म कर देगी। अर्थात एक विशेष प्रकार के रोगाणु के विरुद्ध पहले से ही प्रतिजन उत्पन्न हो रखी है तो वो हो रही है जिसमें शरीर आपका एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। इस प्रकार की इम्यूनिटी में शरीर खुद बिल्कुल भी भाग नहीं लेता, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी या एंटीविनोम वैक्सीन या मदर मिल्क के साथ या इंजेक्शन के रूप में शरीर में भेज दी जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक बात है। अब चौथा अंतर देखिएगा, इस प्रकार की प्रतिरक्षा की उत्पत्ति शरीर खुद करता है, शरीर खुद एक्टिव होकर के करता है, अर्थात इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अर्थात शरीर में ये किसी प्रकार की कोई हानि उत्पन्न नहीं करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें आप बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं, वो शरीर में पार्श्व यानी साइड इफेक्ट भी उत्पन्न करेगी, कुछ हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न करेगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी नो साइड इफेक्ट, पैसिव इम्यूनिटी विशेष प्रकार के साइड इफेक्ट रखेगी। अब अगले इसका अंतर है, पांचवा अंतर है वो इसके उदाहरण का। एक्टिव इम्यूनिटी के उदाहरण क्या क्या है, तो आप कहेंगे विभिन्न प्रकार के टीकाकरण, विभिन्न प्रकार के टीकाकरण जिसमें निष्क्रिय घायल किए हुए रोगाणु को या रोगाणु के साथ एक विशेष प्रकार की एंटीजन को शरीर में भेजकर शरीर की कोशिकाओं को या शरीर के इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर विशेष प्रकार की इम्यूनिटी को उत्पन्न किया जाना, किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सक्रिय एक्टिव या सक्रिय आप कह सकते हैं इम्यूनिटी का उदाहरण है। उदाहरण जैसे आप पोलियो वैक्सीन डाल रहे हैं, आप स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डाल रहे हैं, जैसे कि आप ये अभी कोरोना की वैक्सीन डाल रहे थे, जैसे कि अपन पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं, जैसे कि अपन चिकन पॉक्स की वैक्सीन देते हैं, जैसे कि आप डीपीटी का टीका देते हैं, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस और टिटेनस, तीनों की जो वैक्सीन है, ट्रिपल वैक्सीन है, या पेंटावोलेट वैक्सीन देते हैं। ये सारे वैक्सीन का कार्य करने का जो तरीका है या उनके जो उदाहरण है वो किसके हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के उदाहरण है। इधर क्या है, ये पैसिव इम्यूनिटी है। इस प्रकार की इम्यूनिटी में शरीर खुद कोई योगदान नहीं करता है, ध्यान रखिएगा सदैव, शरीर निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है, फिर भी शरीर में इम्यूनिटी उत्पन्न होती है बाय द हेल्प ऑफ मदर मिल्क। माता का जो दूध है उस दूध के साथ एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जाती है, वो है आईजीए मदर मिल्क के साथ जाकर, कोलोस्ट्रम जो मदर मिल्क होता है उसके साथ शिशु में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रही, शिशु का शरीर को एक्टिव होकर के शिशु का शरीर एक्टिव होकर के यहाँ प्रतिरक्षा उत्पन्न थोड़ी कर रहा है। कैसे उत्पन्न हो रही है, माता के दूध से जा रही है, शरीर अपने आप पड़ा है और उसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो रही है। ऐसा ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जो प्लेसेंटल बैरियर को पार करके माता के रक्त में उपस्थित आईजीजी, एक तो आईजीए इसके उदाहरण है जो शिशु में जाते हैं, अगला आईजीजी भी किसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, किसका, पैसिव का। क्यों है, क्योंकि ये माता के प्लेसेंटल बैरियर को पार कर शिशु में जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। अब टिटनेस यदि किसी को हो जाता है तो उसके उपचार में टिटेनस टॉक्साइड के रूप में एंटीबॉडी के कण शरीर में डाले जाते हैं और वो किसके उदाहरण है, बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में जा रही है, शरीर खुद एक्टिव होकर एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, किसका उदाहरण है, पैसिव का उदाहरण है। अगला उदाहरण आपको बता दूं तो स्नैक बाइट जब भी होती, स्नैक विनोम जब जाता है तो एंटी स्नॉक विनम एवीएम, एंटी स्नैक विनोम एएसवी जब भी जाता है, एएसवी एंटी स्नैक विनोम, उसके अंदर भी विशेष प्रकार के पॉइजन यानी एंटीजन जो अंदर है उसके विरुद्ध एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को शरीर में भेज करके और उसको निष्क्रिय करके और शरीर में जो डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो रही है उसको रोका जाता है। तो ये है बच्चों एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो आपके शरीर में विशेष प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करके और आपको स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करती है। अगला है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम आप पढ़ी इम्यून सिस्टम रहे, पर इस इम्यून सिस्टम को पढ़ना आपने छोड़ करके इम्यून सिस्टम होता कैसे है, किस प्रकार की इम्यूनिटी शरीर में रहती है, इन सब बातों को अपन डिस्कस करने लग गए थे। तो अब अपन बात करेंगे थोड़ा इम्यून सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि प्रतिरक्षा तंत्र कहते किसे, परिभाषा की बात अपन करें। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करूं तो मैं यूं कहूंगा, मानव शरीर, मानव की बात कर रहे हैं अपन, मानव शरीर में उपस्थित सभी प्रकार के अंग
या सभी प्रकार के ऊतक, मानव शरीर में उपस्थित वे सभी प्रकार के अंग या ऊतक जो मिलकर, मानव शरीर में उपस्थित वे सभी प्रकार के अंग या ऊतक जो मिलकर के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करे, अर्थात रोगाणुओं पैथोजनों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करे, उस क्षमता को उत्पन्न करने वाले अंग और ऊतक मिलकर के मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इन जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाले ऊतक या अंग है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक लसीकांग और दूसरा है द्वितीयक लसीकांग। क्या मतलब है? मतलब प्राथमिक लसीकांग का मतलब है कि मानव शरीर के ऐसे ऊतक या अंग, मानव शरीर के ऐसे ऊतक या अंग जो प्रतिरक्षा सिस्टम को या प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं का निर्माण या उत्पत्ति करते हो। मानव शरीर के ऐसे ऊतक या अंग जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने वाली कोशिकाओं का निर्माण, उत्पत्ति या परिपक्वन। या तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन कौन सी करती है? एक तो करती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी करती है टी लिम्फोसाइट। तो या तो इनकी उत्पत्ति हो या इनका परिपक्वन हो। तो मानव शरीर में उपस्थित वे अंग, वे ऊतक जहां बी और टी लिम्फोसाइट अर्थात शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मेंटेन करने वाली, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की उत्पत्ति, निर्माण या परिपक्वन होता हो, उनको तो आप कहते हैं प्राथमिक कोशिकांग या प्रतिरक्षा सिस्टम को उत्पन्न करने वाले प्राथमिक लसीकांग। अब उनके उदाहरण क्या क्या है? तो उसका पहला उदाहरण है बोन मेरो। आप सभी जानते हैं बोन मेरो क्या होती है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। आपकी शरीर की लंबी अस्थियां के सिरों पर और खोखली गुहा में प्लस स्टर्नम पर, साथ ही रिब्स पर, स्कल में एक विशेष प्रकार की स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होती है आप जानते ही हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें शरीर की समस्त भाग का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती हो, इन्हें स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल से निर्मित कुछ विशेष प्रकार के ऊतक उपस्थित रहते हैं जिन्हें अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये ऊतक या अपरिपक्व या अविभेदित कोशिकाओं के समूह होते हैं जो शरीर की अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण या उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। ये अपने रंग के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो है, उसमें इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया के द्वारा इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है, और येलो बोन मैरो है, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस के द्वारा ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब ये क्रिया बहुत अंदर की बातें हैं, पर इसमें ये जो अस्थि मज्जा होती है उससे इन लिम्फोसाइड यानी रक्त कणिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने शरीर के कैसे अंग है? प्राथमिक लसीका अंग है, अर्थात शरीर की प्रतिरक्षा सिस्टम को उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं या प्रत्यक्ष रूप से ये उत्पन्न करने में सहायक है, इसलिए इनको प्राथमिक लसीका अंग कहते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है थाइमस ग्रंथि। दूसरा उदाहरण क्या है भैया? थाइमस ग्रंथि। यू नो दैट मस्तिष्क में, सॉरी, ये आप जानते हैं कि जो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि के पास में उपस्थित रहती है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर दो जोड़ी थाइमस ग्रंथियां उपस्थित रहती है, और ये जो ग्रंथि है उसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है? थाइमोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। अब आपने पहले भी कहा था वे लिम्फोसाइट या वे लसीकाणु होते हैं जिनकी उत्पत्ति और परिपक्वन दोनों बोन मेरो में पाए जाते हैं। वे लिम्फोसाइट होते हैं जिनकी उत्पत्ति और परिपक्वन दोनों ही किस में पाए जाते हैं? बोन मेरो में पाए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट या वे लसीकाणु होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो कहाँ पर होती है? बोन मेरो में होती है, किंतु परिपक्वन कहाँ होते हैं? थाइमस ग्रंथि में। किसकी उपस्थिति में? थाइमोसिन हार्मोन की उपस्थिति में। तो ये थाइमस ग्रंथि भी थाइमोसिन हार्मोन की उत्पत्ति कर
टी लिम्फोसाइड के परिपक्वन में सहायक होती है, अर्थात कैसा लसीका अंग है, प्राथमिक लसीका अंग है। अब है द्वितीयक लसीका अंग, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीयक लसीका अंग। वे अंग या स्थान, वे अंग या स्थान या लिम्फोसाइट या एंटीजन के साथ, वे अंग या स्थान, मैं सेकेंडरी लसीका अंग की बात कर रहा हूं, वे स्थान या अंग जहां लिम्फोसाइट यानी प्रतिरक्षा सिस्टम को उत्पन्न करने वाले जो कणिकाएं हैं वो विशेष प्रकार की एंटीजन या पैथोजन के साथ युद्ध करने या लड़ाई करने का स्थान उपलब्ध करवाते हैं, वो स्थान क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लसीकांग कहलाते हैं। अर्थात मानव शरीर में प्रतिरक्षा या इम्यूनो सिस्टम को उत्पन्न करने के लिए पहले तो प्रतिरक्षा सिस्टम या इम्यूनो सिस्टम को उत्पन्न करने वाले अंग जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अब दूसरा ये अंग यदि नहीं होंगे तो ये प्रतिरक्षा सिस्टम को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं या इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन पैथोजन के साथ या उस पैथोजन पर उपस्थित विशेष प्रकार के एंटीजन के साथ किस स्थान पर काम करेंगे, कोई कार्य करने का स्थान भी तो होना चाहिए। जैसे मैं कहूं क्लास लेने के लिए क्लासरूम चाहिए, उसी प्रकार से प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने के लिए जो द्वितीय लसीकांग होते हैं शरीर के या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, वे ऐसे स्थान होते हैं जहां इस प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं या इन कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रोटीन व शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु हैं उनके बीच में युद्ध होता है, अर्थात युद्ध स्थल होते हैं। और ये युद्ध स्थल किस किस रूप में शरीर में पाए जाते हैं, तो मैं सबसे पहला आपको उदाहरण बताऊं, वो है लिम्फोइड नोड, लसीका गांठें, लिम्फोइड नोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मित्रों, लसीका गांठें। आपके शरीर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो शरीर में पतले हैं उनमें देखिएगा आपके जो अक्षियल रीजन है ये यहाँ पर देखिएगा गांठें पाई जाती है, यहाँ तक पाई जाती है, इनको कहते हैं अक्षियल लिम्फ नोड या सॉरी ये जो इस क्षेत्र के होते हैं उनको कहते हैं आपका, ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका थोरेसिक या जो गले का रीजन है उसको थोरेसिक लिम्फ नोड कहते हैं। ये जो आपका क्षेत्र है उसको अक्षीय लिम्फ नोड कहते हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर गांठें उपस्थित रहती छोटी छोटी, आप अपने हाथ से भी देख सकते हैं, इनको अक्षीय लिम्फ नोड कहते हैं। साथ ही आपके इंग्वेनल रीजन यानी वक्षण क्षेत्र में दोनों जो वक्षण है उनके साइड में छोटी छोटी गांठें जिनके शरीर में फैट कम होती है, वहां तो हाथ लगाने पर स्पष्ट पता चलता है कि वो आपकी क्या है, ये इंग्वेनल लिम्फ नोड है, या आपके अक्षीय लिम्फ नोड है, या आपके थोरेसिक या नेक के क्षेत्र में उपस्थित लिम्फ नोड है। अब आपके शरीर के जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को क्रॉसिंग जहां भी मिलती है वहां पर शरीर में ऐसी संरचनाएं प्रकृति में या प्रकृति ने आपके शरीर में ऐसी संरचनाएं डेवलप की है जहां पर विशेष प्रकार के पैथोजन या रोगाणु और शरीर की प्रतिरक्षक क्षमता को उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के मध्य युद्ध होता है, वार होता है, लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में सदैव WBC या आपकी जो श्वेत रक्त कणिका है वो जीतती है और पैथोजन को खत्म कर देती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि यहाँ पर कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तो आप कहते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी गांठ उत्पन्न हो जाती है। वो क्या है, वो युद्ध स्थल है। किसका युद्ध स्थल है, वो जीवाणुओं और जीवाणु मतलब इस गांठ को या इस ब्लिस्टर या यूं कहते हैं फोड़े फुंसी को उत्पन्न करने वाले जो पैथोजन है उनके और आपकी WBC के बीच में युद्ध होने का स्थल है। और मारवाड़ी में अपन कहते हैं बिड़ भरना, या यूं यहाँ जो होते हैं वो आपके टॉन्सिल रहते हैं, और वो टॉन्सिल जैसे ही गले का इन्फेक्शन हो जाता है टॉन्सिल फूल करके मोटे हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। वायरल इन्फेक्शन में टॉन्सिल अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। ये टॉन्सिल क्या करते हैं, जैसे ही पैथोजन इन्फेक्शन करते हैं उन पैथोजन टॉन्सिल के द्वारा लिम्फ निकलता है और लिम्फ के साथ जाते हैं जिस स्थान पे इन्फेक्शन हुआ वहां पर, और वहां जाकर के और लिम्फेटिक सिस्टम अर्थात लिम्फ के साथ पैथोजन यानी रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को घोल करके इस स्थान पर लाते हैं, और इस स्थान पर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में WBC उपस्थित रहती है, लिम्फोसाइट उपस्थित रहती है, मोनोसाइट उपस्थित रहती है, जो उन रोगाणुओं के साथ युद्ध करती है और उस युद्ध में रोगाणुओं को घोल करके या लड़ करके खत्म कर देती है। तो ये आपके शरीर की सुरक्षा पद्धति, यूं कह दें ट्रैफिक पुलिस है, या आपकी सुरक्षा पद्धति यानी आपको सेफ्टी। जैसे एक शहर के अंदर बाहर से कोई आतंकवादी आता है तो उसको कई प्रकार की बाधाओं को पार करके और फिर शरीर में जाना पड़ेगा। यदि उन सब बाधाओं को पार करके अंदर तक जाता है तो फिर वो आतंक फैला पाएगा।
यानी पैथोजन की बात करें तो रोग उत्पन्न कर पाएगा। तो आपके शरीर में भी ऐसे कई प्रकार की ट्रैफिक लाइन प्रकृति ने बना रखे। उन सारी सुरक्षा पंक्तियों को या सुरक्षा की जो घेरे हैं, सुरक्षा चक्र है, उन चक्रों को पार करके पैथोजन इंटरनल ऑर्गन तक, ब्लड तक, सीएसएफ तक चला जाता है तो रोग उत्पन्न करने में सफल हो पाएगा। और वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं, नहीं पहुंचने देते हैं, सामान्यतः नहीं पहुंचने देते हैं। यही तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, तभी तो आप सब जिंदा है, आप और हम जिंदा है। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाए तो आप हमेशा रोगी रहेंगे, कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। दवाइयों से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ होता है तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप स्वस्थ है। तो ये जो द्वितीयक है वो सबसे पहले लस्सी की गांठें जो आपके थोरेसिक रीजन में और थोरेक्स यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है उस पूरे पार्ट में उपस्थित रहती है। यहाँ कानों के पीछे भी रहती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन जिस जिस क्षेत्र में होता है वहाँ के लिम्फेटिक नोड से लिम्फ उत्पन्न होता है, अर्थात लस्सी का उत्पन्न होता है। उस लस्सी का साथ अधिक संख्या में डब्ल्यूबीसी उत्पन्न होती है और वो उस विशेष स्थान पर जाकर के पैथोजन या रोगाणुओं को गोल कर ला करके खत्म कर देते हैं। कुल मिला के ये स्टोरी थी लिम्फोइड टिश्यू की। अब लिम्फोइड टिश्यू आपके वक्षण क्षेत्र में होते हैं, कंठ क्षेत्र में होते हैं, एक्सियल रीजन में होते हैं और शरीर के टॉन्सिल जो होते हैं वो गले में रहते हैं। इन टॉन्सिल में इन्फेक्शन से सूजन आ जाती है, इस क्रिया को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब आपकी आंत के अंदर ये तो सुपरफिशियली, इन सुपरफिशियली सेफ्टी लाइन या सुरक्षा पंक्ति या जो सुरक्षा का चक्र था उसको पार करके माना कि पैथोजन आपके हाथ में चला जाए, आपके लीवर में चला जाए, आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएनएस में चला जाए, तब क्या होगा? लीवर के अंदर भी विशेष प्रकार की कोशिका है जो पैथोजन को खत्म करेगी, कुफर की कोशिका है। उसी प्रकार से आंत के अंदर विशेष प्रकार के लिम्फोइड ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको पेयर के पैचेस कहते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो है पेयर के पैचेस। ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं या लिम्फ उत्पन्न करने वाले उत्तक होते हैं जिनसे लिम्फ उत्पन्न होता है। और लिम्फ में आप जानते हैं अधिक संख्या में डब्ल्यूबीसी उपस्थित रहती है जो आपकी आंत में उपस्थित रहते हैं और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने पर एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी को उत्पन्न करने में सहायक है। आपके शरीर की, मानव शरीर की जो अपेंडिक्स है जिसको आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, कृमि रूपी परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उसमें भी लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। बाकी आपके शरीर में उसका कोई काम नहीं, बड़ी रहती बेचारी यूं ही। पर प्रकृति ने वो बिना काम की रही, पशुओं में काम की थी, आपके शरीर में उसकी उपयोगिता घटी तो उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग के रूप में रख दिया और उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू को डाल दिया जिससे कि वो लिम्फ उत्पन्न करते हैं और वो लिम्फ शरीर में इंटरनल इन्फेक्शन को घटाने में सहायक होती। साथ ही साथ आपके शरीर में द्वितीयक लसिका अंग के रूप में म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये इंटरनल ऑर्गनों के अंदर उपस्थित रहते हैं जिनको शॉर्ट में MALT, म्यूकोजल यानी श्लेष्मीय, एसोसिएटेड संबंधित, लिम्फोइड यानी लसी की, टिश्यू यानी उत्तक, अर्थात आपकी श्लेष्मा कोशिकाएं जहां जहां भी होती है, श्लेष्मीय उत्तक, म्यूकोजल टिश्यू जहां जहां होते हैं, जहां म्यूकस का स्त्रावण होता है, म्यूकस माध्यम उत्पन्न करते हैं बैक्टीरियाओं की गतिशीलता के लिए, तो वहां पर पैथोजन के आने की संभावनाएं अधिक रहते हैं। उन स्थानों पर विशेष प्रकार के लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं और वो लिम्फोइड टिश्यू वहां आने वाले जीवाणुओं को घोल करके खत्म कर देते हैं और शरीर की आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब ये सारा आपने सिस्टम देखा तो इसमें बार बार लसी का शब्द आ रहा था। आखिर लसी का है क्या, लिम्फ है क्या? तो आप कहेंगे ये बॉडी का इंट्रासेलुलरिक फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं साहब, कैसा फ्लूइड है? एक्स्ट्रा सेलुलरिक फ्लूइड है जो कोशिकाओं से बाहर विशेष प्रकार की नलिकाओं में संचरित होता हुआ शरीर के विभिन्न ऊतकों को परस्पर जोड़ता है। अर्थात रक्त और लसिका, अपन ने कभी पीछे की क्लासों में पढ़ा था कि रक्त और लसिका शरीर के बाह्य कोशिकीय द्रव होते हैं। ये बाह्य कोशिकीय द्रव विशेष प्रकार की कोशिकाओं को अपने साथ रखते हैं, इसलिए उसको ऊतक भी कह सकते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, किससे मिलकर के बना होता है, इसकी क्या परिभाषा है? तो आप कहेंगे हमारे शरीर में उपस्थित लसिका, हमारे शरीर में उपस्थित तरल लसिका क्या है? तरल लसिका एवं लसिका वाहिनियां व लसी की हृदय मिलकर के
लसीकीय वाहिनियां और लसीकी हृदय मिलकर के लसीकीय तंत्र का निर्माण करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है? इस लिम्फेटिक सिस्टम में एक तो लिम्फ होता ही है, अर्थात लसीका द्रव। साथ में क्या होता है? इस लसीकीय द्रव को उत्पन्न करने वाली लसीकीय लसीकीय उत्तक, जिसमें मुख्यतः पाया जाता है प्लीहा। मुख्यतः क्या पाया जाता है? प्लीहा होता है। मुख्यतः कौन होता है? प्लीहा। ये अपना प्लीहा, इसको अपन इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। क्या होता है अपन पढ़ेंगे आगे। और क्या होता है? लसीका वाहिनियां, लसीका वाहिनियां, लिम्फेटिक वेसल्स, लसीका वाहिनियां, लिम्फेटिक वेसल्स। और चौथा जो भाग है वो है सिस्टर्ना काइली। इसको लसीकीय हृदय भी कहते हैं। लसीकीय द्रव क्या है? आप लोग कह चुके हैं कि ब्लड में से इसको निकालना है, आरबीसी। क्या कहलाएगा पीछे? लसीका। फिर लसीका उत्तक क्या क्या होता है? तो जितने भी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि आपके शरीर में जितने भी लिम्फेटिक नोड है वो सारे लसीके उत्तक कहलाते हैं। साथ ही साथ ये जो प्लिया है, स्प्लीन है, वो लसीके उत्तक कहलाता है। क्या होता है प्लिया, कहाँ पाया जाता है और आपके शरीर में क्या क्या कार्य करता है, इन सभी बातों को अपन इस लसीके या लिम्फेटिक सिस्टम में प्लिया को पढ़ेंगे। तो ये स्प्लीन है। स्प्लीन अपने शरीर में आमाशय के नीचे की तरफ, ये जो पार्ट है ये पूरा, ये आमाशय, इस आमाशय से थोड़ा नीचे की तरफ आप दौड़, थोड़ी सी दौड़ लगाइएगा, आपको यहाँ पर एक पिन चुभे जैसा दर्द होगा। वो दर्द किस में होता है? प्लिया में होता है। वो है आपका स्थान प्लिया का। तो प्लिया का स्थान आपको पता करना है तो थोड़ा सा दौड़िएगा, आपको प्लिया का स्थान फटाक से पता चल जाएगा। ये प्लिया है वो रेड पल्प टिश्यू से बना होता है। रेड पल्प टिश्यू यानी रेड पल्प उत्तक से निर्मित एक विशेष प्रकार का इंटरनल अंग या अंतरांग है, जिसमें रक्त को फिल्टर करने का कार्य किया जाता है। अर्थात रक्त का निर्माण भी करता है, लसीका का निर्माण भी करता है, भक्षाणु कोशिकाओं को उत्पन्न भी करता है। विशेष प्रकार की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए लसीकी अंग है ये। पर जो आपके लिम्फ नोड है वो तो छोटे आकार के लसीकी अंग है, और प्लिया है वो बड़े आकार का लसीका अंग है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लसीका अंग या यूं कहें कि लिम्फेटिक सिस्टम या को क्रिएट करने का, उत्पन्न करने का कार्य करता है। साथ ही साथ संपूर्ण जो रक्त होता है उस रक्त को छानने का कार्य करता है। इसमें फिल्टर लगे होते हैं और इस फिल्टर के द्वारा रक्त है वो छनता है। प्लिया में रक्त जब छनता है तो उस रक्त में जो पैथोजन होते हैं वो छन करके प्लिया के अंदर रह जाते हैं, और रक्त नीचे, यूं कहते हैं रक्त को छानने की छलनी है, और उस छलनी के द्वारा रक्त में आने वाले सारे पैथोजन, सारे रोगाणु छन करके और उस प्लिया के अंदर रह जाते हैं। अब प्लिया खुद के अंदर रहेंगे तो वहां क्या है? कोई आतंकवादी आए और वो जाकर के अपने सेना का जो कैंप है उसमें ही घुस रहा है तो फिर वहां कौन छोड़ेगा? मारेंगे उसको। वैसी हालत अपना प्लिया करता है बाहर से आने वाले पैथोजन की। रक्त को छानता है और उस रक्त में जितने भी पैथोजन और प्रतिजन है वो अपने अंदर ही रख लेता है। अंदर माइक्रोफेजेस कोशिकाएं भी होती है, भक्षाणु कोशिकाएं, और साथ ही साथ लिम्फोसाइट कोशिकाएं रहती है जो उस पैथोजन को खत्म कर देती है। अगला काम है प्लिया जो है वो आरबीसी का संग्रहण भी करता है। अगला काम क्या है? स्टोरेज ऑफ आरबीसी। जो आपके शरीर की पुरानी आरबीसी होगी उसको अपने अंदर रख लेता है, रक्त को छानता है। तब अगला काम क्या करता है? पुरानी और बुढ़ी हो गई आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के आसपास जीवन काल जिन आरबीसी का हो जाता है उसको रक्त छानते समय प्लिया अपने पास रख लेता है और उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉयड कर देता है। अर्थात प्लिया है वो आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब्रिस्तान किसका? आरबीसी का। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी आल्सो कॉल्ड स्प्लीन। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये थे प्लिया का कार्य, और प्लिया जो है वो इस काम को उत्पन्न करने में सहायक है, अर्थात लिम्फेटिक सिस्टम को क्रिएट करता है। अगला है लसीका वाहिनी। जिस प्रकार से ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियां होती है, धमनियां और सिरा, वैसे ही लसीका का परिवहन करने वाली लसीका वाहिनियां और केशिकाएं उपस्थित रहती, जो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लसीका का परिवहन करने में
सहायक होती है या करवाती है। अगला है सिस्टर्ना काइली, इसको लिम्फेटिक हार्ट कहते हैं। ये आपकी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है, उसके नीचे एक फूली हुई हार्ट के ऊपर की ओर उपस्थित एक संरचना है जिसमें संकुचनशील क्रिया के द्वारा संपूर्ण शरीर से आने वाला जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के द्वारा संपूर्ण शरीर से लिम्फ आता है, प्लिया इस सिस्टर्नी काइली के अंदर आता है और वहां से पंप किया जाता है संपूर्ण शरीर के अंदर। किसके अंदर? लिम्फेटिक वाहिनियों के अंदर। तो ये पूरा सिस्टम मिलकर के और आपके शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब ये जो लसी के सिस्टम और आपने कहा कि अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है वो सारी मिलकर के और आपके शरीर में तीन सुरक्षा के चक्र बनाती है, जिनको फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफेंस, सेकंड स्टेप ऑफ डिफेंस और थर्ड स्टेप ऑफ डिफेंस। सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति और सुरक्षा की तृतीय पंक्ति। प्रथम पंक्ति के अंदर वे अंग आते हैं जो पैथोजन को शरीर में घुसने से रोकते हैं, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेशित होने से रोकते हैं। जैसे आपकी त्वचा, आपके आंखों के अंदर जो लैक्रीमियल ग्लैंड के द्वारा या अश्रु ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाली जो कहते हैं लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, वो बैक्टीरिया को सीधा खत्म करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मिलकर के और शरीर का क्या करती? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का निर्माण कर रही, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती है। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यदि इनको पार करके कोई पैथोजन माना कि शरीर में घुस गया है, यन के प्रकरण कोई पैथोजन शरीर में घुस गया है, तो घुसने के बाद आप कहते हैं कि शरीर के अंदर जगह जगह पर लिम्फोइड टिश्यू है, यानी यहां लिम्फेटिक नोड बैठे हैं, यहां लिम्फेटिक नोड बैठे हैं, यहां लिम्फेटिक नोड बैठे हैं, आरनाल में जाएगा तो लिम्फेटिक नोड बैठे हैं, जगह जगह पे टॉन्सिल है, लिम्फ नोड है और आपके पेयर के पैचेस है, आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जगह जगह पर इंटरनल ऑर्गन में जो पैथोजन अंदर गया है उनको खत्म करने के तरीके पड़े। वहां पर भी माना कि वो पैथोजन खत्म नहीं होता है, तो ये समझ लो कि उस पैथोजन या उस रोगाणु या उस आतंकवादी ने आपके शरीर की सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति को पार कर दिया है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जाएगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल ऑर्गन, शरीर के इंटरनल ऑर्गन मतलब लीवर में जाता है तो कूपर की कोशिकाएं बैठी है, लिम्फ में जाता है, लसिका खुद के अंदर चला जाता है तो लसिका के अंदर डब्ल्यूपीसी, विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूपीसी मोनोसाइट बैठे हैं, लिम्फोसाइट बैठे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों बैठे, साथ ही साथ न्यूट्रोफिल खुद बहुत सारी संख्या में सीधा ही अटैक करके भक्षण करती है, वो बैठी है, लीवर में जाती कूपर सेल बैठी है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती मैक्रोग्लियल सेल बैठी है। समझ में आ रही बात? तो ये जो कोशिका है वो आपके शरीर की सेल्यूलर जो चीजें हैं या आपके रक्त के अंदर विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बैठी है, वो एंटीबॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट पहले से ही है, वो एंटीबॉडी आपके शरीर की वो एंटीबॉडी और ये कोशिका है जो फ्लूइड के अंदर है, इंटरनल ऑर्गन के अंदर है, वो मिलकर के आपके शरीर की थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की तीसरी पंक्ति का निर्माण करते हैं। इन तीनों पंक्तियों को, इन सुरक्षा के तीनों चक्रों को पार करके यदि कोई पैथोजन आपके रक्त में घुस जाता है या दिन मोड़े आ गए तो फिर रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं क्रिएट हो गई है। तो आपके शरीर को आप इतना कमजोर ना समझें, आप ये कभी ना समझें कि मेरा शरीर कमजोर हो गया है और पता नहीं मेरे को कितने कितने रोग घुस जाएंगे, अरे मेरी क्या हालत होगी, अरे मेरे को कोरोना हो गया तो मैं क्या हो जाएगा मेरा। कुछ नहीं होगा बेटा, मजे करो आप। आपके शरीर में प्रकृति ने आपको बनाने वाली जो भी था, पता नहीं कौन है क्या है, जो भी था उसने इतनी क्षमता डाली है, इतनी पावर भर दी है, उतने अंदर से इतना उसको सेफ किया है कि हर संभव प्रयास में वो बचने का प्रयास करेगा। अब यदि ये सब करने के बाद भी कोई पैथोजन माना के अंदर घुस गया और रोग उत्पन्न कर भी दिया, रोग भी उत्पन्न कर दिया, उसके बाद में भी उसको साले को इतना आसानी से मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देगा, क्योंकि आपके शरीर प्राकृतिक क्षमताएं जैसे फीवर, जैसे एलर्जी, एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन, ये क्या करती है? ये क्या करती है? उस पैथोजन को वहां वृद्धि, विकास और गुणन के लिए जो अनुकूलताएं हैं उन अनुकूलताओं को खत्म करने का प्रयास करती है। तो एलर्जी क्या है? फीवर के बारे में अपन पहले से विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब एलर्जी क्या है और किस प्रकार से किसी पैथोजन के शरीर में घुस जाने के बाद उसकी गुणन, वृद्धि, विकास को रोकता ही। तो आप कहते हैं कि एलर्जी आपके शरीर की वह क्षमता है जो, या वह अनुकूलता है जो रोगाणुओं की अनुकूल परिस्थितियों को खत्म कर रोग उत्पत्ति या उस रोगाणु की अधिक संख्या में गुणन, वृद्धि और विकास को रोककर कुछ लक्षण शरीर में उत्पन्न करते हैं। अब जो वस्तु आपके लिए एलर्जन है उसके प्रति आप सेंसिटिव है, उसके प्रति आप संवेदनशील है, और वो संवेदनशील आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकते हैं।
वो एलर्जन आपका कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो एलर्जन कोई भौतिक कारक भी हो सकता है, वो एलर्जन कोई रासायनिक कारक भी हो सकता है, वो एलर्जन कोई जैविक कारक भी हो सकता है। कई लोगों में आटे के प्रति एलर्जी देखने को मिलती है, और जिसके विरुद्ध वो एलर्जन है या जिस चीज के प्रति वो अपने शरीर में सेंसिटिविटी रखता है, वो एलर्जन अपने साथ कोई विशेष प्रकार की एंटीजन रखता है। उस एंटीजन के अगेंस्ट अपना शरीर क्या है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है। और इस संवेदनशीलता के कारण अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की कनेक्टिंग टिश्यू में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहती है। उनमें से एक कोशिका मास्ट सेल है, और वो मास्ट सेल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्राव करती है, जिसको हिस्टामिन कहते हैं। और वो वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्रिया, मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। हिस्टामिन कहते हैं, वो हिस्टामिन वाहिका विस्पारक होता है, वैसोडाइलेटर होता है। तो रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियों को विस्फारित कर देता है, उनकी झिल्ली पतली हो जाती है, उनमें से रक्त छन करके बाहर आ जाता है, फ्लूइड छन करके। जो फ्लूइड था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो ईसीएफ में जो फ्लूइड चल रहा था, वो आपकी कोशिका के अंदर आ जाता है, और कोशिका के अंदर आने से कोशिका फूलने लगेगी। कोशिका फूलेगी तो साथ ही साथ में पैथोजन भी तो एक कोशिका है, वो भी क्या होगा, फूल करके नष्ट हो जाता है। अब आपके शरीर की 2-4 कोशिकाएं माना कि फूलने से फटने से नष्ट हुई तो हुई, पर साथ ही साथ में उस पैथोजन को तो ले लेटा। तो ये जो एलर्जी है, वो जैसे छींक आती, वो भी एक एलर्जी का ही लक्षण है। नाक में से पानी चलना शुरू हो जाएगा, आंखें रेड हो जाएगी, आपके शरीर पर रेड रेड स्पॉट या धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे, फूली हुई त्वचा दिखाई लेगी, श्वास लेने में दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि वो क्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सूजन आ जाती है, जिससे एल्विलाएं, जो आपकी श्वसनिकाएं होती है, कुप्पिकाएं, वो श्वसनिकाएं और कुप्पिकाएं वो संकुचित हो जाती है, उनमें श्लेष्मा नामक पदार्थ भर जाता है, क्योंकि फ्लूइड है वो कोशिकाओं के अंदर आकर डिपॉजिट होने लगेगा, और कोशिकाएं जितने शरीर की पार्ट में कोशिकाएं, वो सब जगह ऐसा सिस्टम करेगी। तो उसमें कोशिकाएं तो थोड़ी बहुत नष्ट होगी, वो होगी, पर उस रोगाणु को तो वो ले लेटेंगे। तो एलर्जी भी एक तरह से अपने शरीर की एक ऐसी अनुकूलता है जिसमें पैथोजन की उत्पत्ति को रोकती है। अब कभी कभी क्या है, शरीर बेंडा हो जाता है। बेंडा का मतलब क्या है, डफोड़ाई करने लग जाता है, खुद पागल हो जाता है, और अपने शरीर की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को प्रतिरक्षी, अपने शरीर की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं को प्रतिजन या एंटीजन समझ बैठता है, और उस एंटीजन, उन कोशिकाओं को एंटीजन मान के उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनना शुरू कर देता है। ये क्या भाई, इस क्रिया को रोकने के लिए भी शरीर में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनते हैं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी है। वो थी सस्पेंडेड टी सेल, निलंबित टी कोशिकाएं, जो इस स्व प्रतिरक्षा या ऑटो इम्यून डिजीज को रोकने में सहायक होती है। पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जिसमें शरीर खुद की कोशिकाओं को ही प्रतिजन समझ बैठता है, और उनको प्रतिजन मान करके उनके विरुद्ध विशेष प्रकार के रोग, उसके उन कोशिकाओं के विरुद्ध विशेष प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न कर देता है। जैसे ही वो एंटीबॉडी उत्पन्न होगी, उन कोशिकाओं के साथ जाके एग्लूटिनेशन की क्रिया करेगी और उन कोशिकाओं को खत्म कर देगी, और इस अवस्था में खत्म करती शरीर में कुछ विशेष प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाएगी, और उन विकृतियों को कहते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। स्वयं की प्रतिरक्षा ही पागल होकर के आपके शरीर में कुछ विषमताएं या कुछ डिफॉर्मिटी उत्पन्न करती हो, तो आप उसको स्व प्रतिरक्षी रोग या ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षी रोग। समझ में आ गई बात? तो अपने शरीर की कोशिका को ही, ये प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ कोशिकाएं, उस कोशिका को ही क्या मान लेती है, प्रतिजन, और उसके अगेंस्ट में क्या बनना शुरू कर देती है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी बन के उस कोशिका से जाके जुड़ेगी, कोशिका को समाप्त कर देगी। तो कहीं किसी स्थान, किसी अंग या किसी टिश्यू की कोशिका खत्म होगी तो वहां डिफॉर्मिटी उत्पन्न होगी। अब कहाँ खत्म होती है, कैसे होती है, क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से मनुष्य में ऑटो इम्यून डिजीज या स्व प्रतिरक्षी रोग पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहला है रूमेटिक आर्थराइटिस। रूमेटिक आर्थराइटिस क्या कहते हैं हिंदी? देखो, आर्थराइटिस 3 प्रकार का होता है, एक रूमेटिक आर्थराइटिस, दूसरा ऑस्टियो आर्थराइटिस, और तीसरा गाउट। इन तीनों रोगों के सामान्य या मूल लक्षण कहें तो एक समान है। वो क्या है, संधियों में सूजन हो जाती है। जो भी बड़े जॉइंट होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन वाले संधियां जो होती है, उनमें सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाती है। उस इन्फ्लामेशन का कारण सब में अलग अलग रहता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियों के जो बड़ी अस्थियां जो है, उनमें हड्डियों के जो स्वतंत्र सिरे, उन पर ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, और वो ऑस्टियोफाइट हड्डियों के चलने से या मूवमेंट होने से ऑस्टियोफाइट आपस में घिसते हैं, जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है,
और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आने से वो जॉइंट इमूवेबल हो जाता है। इस अवस्था में जो दर्द होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा है रूमेटिक ऑर्थराइटिस। रूमेटिक ऑर्थराइटिस बहुत गंभीर बीमारी, कोई उपचार नहीं है। क्या होता है, आपके जो संधियां हैं, बड़ी साइनोवियल मेम्ब्रेन वाली संधियां हैं, उन साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो झिल्ली है, उस झिल्ली की कोशिकाओं के विरुद्ध आपके शरीर में विशेष प्रकार की इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, या विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है। वो एंटीबॉडी आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन अर्थात बड़ी संधियों की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वहां जाकर के जमती है, और जम करके और क्या करती है, उसमें सूजन उत्पन्न कर देती है, उसमें मूवेबिलिटी को खत्म कर देती है। जैसे ही वो मूवेबिलिटी खत्म होती है, जो बड़ी जॉइंट है उन जॉइंट में गमन और गति खत्म हो जाती है। वृश्चिक विष समान वेदना होती है, अर्थात बिच्छू का डंक जब पड़ता है, बिच्छू काट देता है तो कैसी वेदना होती है, वैसी वेदना रहती है। और इसकी रोग की कुरूप अवस्था में तो जो छोटे जॉइंट है उनकी अंगुलियां इस प्रकार से मुड़ के ऐसी हो जाती है, ऐसी ऐसी अवस्था हो जाती है, और व्यक्ति चलना फिरना सारी कार्य है वो रुक जाते हैं। कारण क्या है, वो कारण है आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसने एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया, और वो एंटीबॉडी जाकर के आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन में जम गई है, जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ गया, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, संधियों में गतिशीलता खत्म हो गई है, और आप चलने फिरने में समर्थ नहीं रहे। इस अवस्था को रूमेटिक ऑर्थराइटिस कहते हैं, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, या शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता, शरीर की प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं पागल होकर के एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करने से रोग उत्पन्न होता है। अगला है ऑटो इम्यूनोगॉइट, जिसको ग्रेवियस डिजीज भी कहते हैं। कभी कभी आपके जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि जिसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्यतः स्राव किया जाता है, इस थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध इम्यूनिटी बन जाती बॉडी में, और वो एंटीबॉडी जाकर के थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को खत्म कर देती है। क्या होगा, बेचारी थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं अपना आराम से बैठी काम कर रही थी, आपका इम्यून सिस्टम पागल हुआ, और पागल होकर के उस ग्रंथि की कोशिकाओं के विरुद्ध इम्यूनिटी क्रिएट की और उन कोशिकाओं को खत्म कर दिया। थायराइड ग्रंथि खत्म, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण बंद। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की जो भी कार्य, सभी कार्य वही करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को नियंत्रित करता है, और उनके बिना कुछ नहीं होता है। शरीर की शारीरिक, मानसिक और जन्निक वृद्धि और विकास के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का होना अति आवश्यक है। और इस डिजीज में ऑटो इम्यूनोगॉइट या ग्रेवियस डिजीज भी कहते हैं, इस ग्रेविस डिजीज के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अगला है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं ना, वहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं, साइलो एसिटिल कोलिन ए, ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जो तंत्रिकी आवेगों को पेशियों तक ले जाते हैं। उन संधियों के अंदर विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है, और वो एंटीबॉडी जाकर के उन संधियों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को नष्ट कर देती है, जिससे तंत्रिकी आवेग पेशियों तक नहीं जाएंगे। पेशियों तक नहीं जाएंगे तो पेशियां काम ही नहीं करेगी, पेशियां काम नहीं करेगी। अब पेशी, आपकी जो ऐच्छिक पेशी हाथ ऊपर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आपकी तंत्रिका ने इस पेशी को आदेश दिया है, वहां पर आवेग भेजा है। मस्तिष्क ने कहा कि ये आवेग तंत्रिका तू लेके जा, और इस हाथ को ऊंचा, हाथ को ऊपर करने वाली मांसपेशियों में क्या है कि तू संकुचन करे और वो हाथ को ऊपर करे। तो ये सारे कार्य न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका पेशी संधि के एक प्रॉपर कार्य करने से ही हो रहा है। और इस रोग में वो तंत्रिका और ऐच्छिक पेशियों की तंत्रिकाओं और जो पेशियों और तंत्रिकाओं के बीच की संधियां हैं वो खराब हो जाती है, जिससे माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज हो जाता है। अगला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, वृक्क का जो छानने वाला, वृक्क का जो नेफ्रॉन होता है, उस नेफ्रॉन में एक नली की भाग होती है, और ऊपर का ट्यूबुलर पार्ट का जो ऊपर का भाग होता है नेफ्रॉन का, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। उस ग्लोमेरुलस भाग के अंदर बॉमन का संपुट रहता है, उसकी विशेष प्रकार की पोडोसाइट कोशिकाओं के विरुद्ध एंटीजन, उन पोडोसाइट कोशिकाओं को आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं, वो उनको एंटीजन समझने लग जाती है, और उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगी, वो जाकर के वहां जमेगी और ग्लोमेरुलस को खत्म कर देगी, वृक्क कार्य करने रुक जाएंगे, किडनियां खत्म, ऑटो इम्यून डिजीज। तो कभी कभी आपके शरीर की प्रतिरक्षा सिस्टम भी पागल होकर के ऐसे कार्य कर लेती है। इस अवस्था में रोग जो उत्पन्न होते हैं उनको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अब देखिएगा, आप इम्यूनिटी कर रहे हैं, उस इम्यूनिटी को क्रिएट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है कौन, वैक्सीन। कुछ तो जन्म से ही थी और कुछ आप वैक्सीनेशन के द्वारा अर्जित कर रहे हैं। तो जो अर्जित इम्यूनिटी है उसको विशेष प्रकार के टीकाकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीन किसे कहते हैं,
वैक्सीनेशन क्यों करने लगे, वैक्सीन की खोज किसने की, वैक्सीन की परिभाषा क्या है, वैक्सीन के प्रकार क्या है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, थोड़ी सी सिंपल सी मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा विस्तार से तो नहीं जाऊंगा। ज्यादा विस्तार तो ये टीका कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, किस अवस्था में लगते हैं, ये तो 12th लेवल या यूं कह दें कि अपने मेडिकल कंपटीशन की तैयारी करने लेवल तक ये प्रश्न नहीं आते हैं। और ये जो वीडियो है मेडिकल लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है या 12th का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले टीका कहते किसे, परिभाषा क्या है। तो मानव शरीर में जीवित, अर्धमरे, घायल किए हुए या विशेष प्रकार की प्रतिजन के साथ कुछ रोगाणुओं को प्रवेश करवाकर शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा को उत्पन्न करवाने की जो क्रिया है उसे ही आप वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। अब वैक्सीनेशन की खोज किसने की, तो सबसे पहले पाचर ने, किसने, लुईस पाचर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन की खोज की थी। अर्थात टीकाकरण शब्द दिया था किसने, लुईस पाचर ने। कब दिया था, ये 1880 की बात है। और उसने एंथ्रेक्स और स्मॉल पॉक्स, एंथ्रेक्स और रेबिस, स्मॉल पॉक्स नहीं, एंथ्रेक्स व रेबीज की वैक्सीन खोजे थे, किसने, लुईस पाचर ने। और टीकाकरण शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले 1880 में। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया एडवर्ड जेनर, उस एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन सबसे पहले, स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण को प्रायोगिक रूप से सबसे पहले उपयोग में किया था। और सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने ये 9 है 79 में स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण है वो जो सबसे पहले किया था। सॉरी सन है 96 है, 99 नहीं है। स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण 96 के अंदर इन्होंने था, 1796 में स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जनर ने खोजा था। ये संक्षिप्त खोज के बारे में बात है। अब ये जो वैक्सीनेशन है वो कितने प्रकार का हो सकता है। अब यूं तो अलग अलग प्रकार का कोई रोगाणु आता है और कोई रोगाणु आकर के कर रहा है, तो उस रोगाणु के रोग उत्पत्ति को रोकने के लिए या उस रोग से बचने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, आपके शरीर में पहले से इम्यूनिटी है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के घायल किए हुए या निर्जीव रासायनिक पदार्थों को या किसी पैथोजन को अर्धजीवित अवस्था में, या यूं कहें कि ऐसा घायल कर दिया है कि वो अब आपके शरीर में रोग तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, पर उस पैथोजन के साथ में आपके शरीर के अंदर विशेष प्रकार की प्रतिजन घुस गई है। वो प्रतिजन घुसने से उस प्रतिजन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी विशेष प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण कर ले और वो एंटीबॉडी आपकी मेमोरी टी सेल में स्टोर हो जाए और वो भविष्य में कभी भी जब भी उस सेम प्रकार का पैथोजन आपके शरीर में आएगा तो उस एंटीजन का शरीर में आते ही पहले से वह मेमोरी टी सेल में पड़ी हुई एंटीबॉडी कहेगी कहां से आया है, मैं तैयार बैठी हूं, वो फटाक से उससे मिलेगी, उसका मल्टीप्लेक्शन होगा, उससे पहले उसको खत्म कर देगी। तो ये वैक्सीनेशन है वो मुख्यतः एक्टिव इम्यूनिटी को क्रिएट करता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। किंतु कभी कभी वैक्सीन के रूप में, टीके के रूप में आपको बनी बनाई एंटीबॉडी को शरीर में भेज करके और किसी रोग की उत्पत्ति होने के बाद उस रोग के उपचार के लिए बनी बनी एंटीबॉडी भी आपको शरीर में देनी पड़ती है, उसको भी आप वैक्सीनेशन ही कहेंगे। अब आजकल तो जो एंटीबायोटिक औषधि डाल रहे हैं वो भी कोई रोगाणु उत्पन्न हो रहा है, रोगाणु आपके शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है, उस रोगाणु को खत्म करने के लिए भी आप बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं, वो भी क्या, इंजेक्शन, वैक्सीन, टीका। और सामान्य सामान्य भाषा में आप उसको टीका लगाना ही कहते हैं। अब ये जो वैक्सीन उत्पन्न हो रहे हैं वो वैक्सीन अपनी उत्पत्ति प्रकृति के आधार पर वैक्सीन को कैसे जनरेट किया जा रहा है उसके आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रकार जो टीके के हैं, एक तो है, पहला जो प्रकार है वो है प्रथम पीढ़ी के वैक्सीन। प्रथम पीढ़ी के टीके, क्या मतलब इनका, अगला द्वितीय पीढ़ी के टीके, अगला तृतीय पीढ़ी के, ये 3 पीढ़ियां टीकों की अलग अलग। तो प्रथम पीढ़ी के टीके का मतलब है कि वे टीके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वे टीके जिसमें जीवित, निष्क्रिय किए हुए या मृत रोगाणुओं के साथ एक विशेष प्रकार की प्रतिजन को शरीर में भेज करके और सक्रिय इम्यूनिटी या सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा को उत्पन्न कर आपके शरीर को
हो, तो इस अवस्था या इस प्रकार के जो टीके होते हैं वो प्रथम पीढ़ी के टीके कहलाते हैं। अब ये जो टीके होते हैं इनके साइड इफेक्ट भी रहते हैं थोड़े। क्या रहते हैं? रोगाणु जाएगा, शरीर में थोड़ा बहुत रोग उत्पन्न कर भी सकता है, घायल किया हुआ है फिर भी रोग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अपन कभी कभी देखते हैं कि टीका लगने के बाद बच्चे को या बड़े को बुखार आता है, छोटा मोटा शरीर में दर्द होता है, तो वो क्या है? घायल किया हुआ रोगाणु था। उस रोगाणु के साथ में विशेष प्रकार के एंटीजन को आपके शरीर में भेजे थे। वो एंटीजन शरीर में जाकर के और शरीर के अंदर जो भी लिम्फोसाइट थी उसको एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी को निर्मित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और प्रेरित करने से वो एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ एक्टिव मेथड, अर्थात सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय अर्जित प्रतिरक्षा के द्वारा एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी को किया जाता है। तो ये प्रथम जनरेशन के टीके या फर्स्ट पीढ़ी के टीके कहलाते हैं। इनका उदाहरण है पोलियो का वैक्सीन, चेचक का वैक्सीन, डीपीटी का टीका, टाइफाइड का टीका। ये सारे के सारे जो टीके मिजल्स, मम्स और रूबेला का टीका और छोटी माता का टीका, येलो फीवर का टीका, ये सारे टीके किसके उदाहरण है? लाइव वैक्सीन के उदाहरण है, अर्थात प्रथम पीढ़ी के टीके। दूसरा है द्वितीय पीढ़ी के टीके। सेकंड पीढ़ी के जो टीके हैं ना, इन टीकों को आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक के द्वारा तृतीय पीढ़ी के टीके बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो टीके होते हैं वो टीके शरीर में कोई साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं करते। इनकी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो एकदम सेफ होती है, कोई साइड इफेक्ट भी उत्पन्न नहीं करते हैं। साथ ही साथ इनकी कार्य क्षमता भी उच्च क्वालिटी की होती है। इसका उदाहरण है जैसे अभी आपके कोविड के जितने भी टीके बने वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन थी या द्वितीय पीढ़ी के टीके थे। कोविड वैक्सीन, दूसरा है रेबीज का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी सेकंड जनरेट वैक्सीन है। अगला है तृतीय पीढ़ी के टीके, वे टीके जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा अत्यधिक आधुनिक और अत्यधिक शुद्ध अवस्था में बना करके शरीर में भेजे जाते हैं। कृत्रिम विधियों द्वारा किसी सजीव के अंदर, कृत्रिम विधियों द्वारा किसी सजीव के अंदर अत्यधिक शुद्ध अवस्था में बना करके और ट्रायल करने के बाद मानव शरीर में प्रयोग में लिए जाते हैं। उन्हें आप थर्ड जनरेशन वैक्सीन या तृतीय पीढ़ी के टीके कहते हैं। जैसे टिटेनस टॉक्साइड, टिटनेस उत्पन्न हो गया है, उस उत्पन्न हुए टिटनेस के उपचार हेतु बनी बनाई एंटी टिटेनस टॉक्साइड को आपके शरीर में भेजी जाती है, तो वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। जैसे स्नैक विनम, सांप को किसी ने काट लिया है और उसके शरीर में स्नैक का पॉइजन चला गया है, उस पॉइजन को निष्क्रिय करने के लिए, उस पॉइजन में उपस्थित एंटीजन को खत्म करने के लिए आप बनी बनाई एंटी स्नैक विनम, अर्थात स्नैक के विनोम को खत्म करने वाली एंटीबॉडी को पहले से ही घोड़े के सीरम में बना करके वहां से निकालते, उसका प्यूरिफिकेशन करते और फिर मानव शरीर में भेजते हैं, तो उसको आप थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। ये तृतीय पीढ़ी के टीके कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपका वैक्सीनेशन है वो पूरा हो गया है। अब आप एक ऐसे डिजीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो एक ऐसे रोग की स्टडी करने वाले हैं, आप एक ऐसे रोग की स्टडी करने वाले हैं जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का नाम आप सब जानते हैं और आप सब इस रोग से डरते भी हैं। आपके मन में इस रोग के बारे में कई प्रकार की डरावनी बातें भी हैं। वो डरावनी बातें क्या क्या है? ये रोग कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस रोग को उत्पन्न करने वाला रोगाणु या विषाणु कौन है? वो विषाणु आपके शरीर में किस किस तरीके से पहुंचता है? आप उससे कैसे बच सकते हैं? और ये रोग कितना घातक है? उत्पन्न होने के बाद आपके मरने की और जिंदा रहने की क्या संभावना रहती है? उत्पन्न किसी में हो गया है तो वो कैसे जी सकता है? तो आप बात कर रहे हैं एड्स की। एड्स क्या होता है? एड्स क्यों होता है? एड्स किससे होता है? एड्स से कैसे बचा जा सकता है? और यदि किसी बचावी उपचार है वैसे, और यदि किसी को बाई दावत एड्स हो भी गया है तो अब उसके शरीर में कैसे लक्षण उत्पन्न होने वाला है, और लक्षण उत्पन्न होने के बाद आप उस रोग से कैसे बच सकते हैं? आप मेरे साथ इस एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस से उत्पन्न होने वाले एक
शरीर की इम्यूनिटी को कम करने वाले रोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एड्स क्या है? एड्स एक संक्षिप्त नाम है, उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड से आया है ए, आई से इम्यूनो शब्द से आया आई, डी डेफिशिएंसी से आया है और एस का मतलब सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम यहाँ लिखा है, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में कहते हैं उपार्जित, जन्म से नहीं होती, उपार्जित होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रकार के वायरस का आपके शरीर में संक्रमण होने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई है। आप जानते हैं कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ गई है, मतलब आपको अब बहुत सारे रोग होने वाले हैं, क्योंकि आपका शरीर आंतरिक रूप से खोखला हो चुका है। आप कितनी भी दवाइयां खा लें, दुनिया भर के रोग उत्पन्न होंगे। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है, एड्स एक ऐसा रोग है जो जिसको भी होता है वो कभी भी एड्स से नहीं मरता। वो एड्स हो जाने से, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने से, हो जाने से दुनिया भर के रोग उसके शरीर में घर कर जाते हैं और उन रोगों की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एड्स खोजा किसने था, सबसे पहले कहां खोजा गया था और किसने खोजा गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर, नाम है एड खोजने वाले का गोइट लैब। यूएसए, अमेरिका में सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1981 डॉक्टर गोइटलैब ने सर्वप्रथम 1981 में यूएसए के अंदर इस रोग से ग्रसित एक व्यक्ति की इस रोग से ग्रसित एक व्यक्ति की खोज की थी और उसने कहा कि इस रोग में या इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित हुआ है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से उसके शरीर में कई सारे लक्षण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी बीमारी जिसमें कई सारे लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो उसको बीमारी, रोग न कह के संलक्षण या सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम उस रोग का नाम डॉक्टर गोइट लेब ने 1981 में रख दिया था, यूएसए के अंदर एक व्यक्ति में खोज करके। उसके बाद में 1982 में इस रोग को उत्पन्न करने वाला जो रोग कारक है, जिसको HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहते हैं, इस वायरस की खोज की और उन्होंने बताया कि इस रोग की उत्पत्ति इस एक विशेष प्रकार के वायरस से होती है जो एसएसआरएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ को रखता है। और ये एसएसआरएनए युक्त आनुवंशिक पदार्थ वाला वायरस, विषाणु, जो सजीव कोशिका से बाहर निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा, जैसे किसी सजीव कोशिका में घुसेगा, उसमें घुस करके एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की संख्या को फटाफट घटाएगा और वो कोशिकाएं आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने का कार्य करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता क्रिएट करती है। उस कोशिका को ये वायरस फटाफट घटाएगा जिससे आपके शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है और आप कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से बीमार होने लग जाते हैं। अर्थात इसका रोग कारक सबसे पहले 1982 में यूएसए के अंदर ही खोजा गया था। अगली बात है कि भारत में इस रोग की खोज किसने की, कब की, तो आप कहेंगे भारत में HIV का रोगी सबसे पहले 1983 में चेन्नई में देखा गया था। मद्रास, चेन्नई में सबसे पहले भारत में HIV का रोगी देखा गया था 1983 में। उसके बाद राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले HIV का रोगी अजमेर के पुष्कर में देखा गया था, अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में देखा गया था। ये बात थी 1985 की। तो 1981 में तो सबसे पहले यूएसए में देखा था, 82 में इसको उत्पन्न करने वाले रोगाणु की खोज हुई और 83 में भारत में पहुंच गया और 85 में अपने राजस्थान में अजमेर के पुष्कर में इस रोग की पुष्टि कर ली गई थी। अब रोग कारक कौन है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस क्या है? ये वायरस ये है साहब, ये आपके सामने एक विशेष प्रकार की चित्र है, वो स्वरचित चित्र दिखाई दे रहा है, हस्तरचित डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि एक गोलाकार वायरस है जिसका मैंने अनुप्रस्थ काट दिखाया। ये गोलाकार पूरा एक फुटबॉल के जैसा दिखाई देने वाला वायरस है जिसके ऊपर
ये पंखुड़ियां दिखाई दे रही है आपको विशेष प्रकार की। ये पंखुड़ियां एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। सबसे बाहरी बार एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन की परत पाई जाती है, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन 420। 420 किसको कहते हैं? चोर को कहते हैं। चोर क्यों है? क्योंकि ये किसी कोशिका में इसको घुसने में सहायता प्रदान करती है, चोरी करने में मदद करती है, उस कोशिका का लॉक तोड़ती है। मतलब चोर क्या करता है? सबसे पहले लॉक ही तोड़ेगा। तो इस वायरस को किसी कोशिका का मतलब क्या है? आपके शरीर की हेल्पर टी सेल, सहायक टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में प्रवेश करवाने में सहायक होती है ग्लाइकोप्रोटीन। उसके अंदर इसकी जो परत है, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अंदर की जो टेल है इसकी, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। 420 से 41 पे आ गई। अब उसके अंदर एक और परत उपस्थित रहती है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर 24 कहते हैं। इस पर ग्लाइकोप्रोटीन 24 लेयर है, वो काफी मोटी होती है, जिसको मैंने, और बीच में गैप गैप भी रहता है, इसलिए मैंने यहाँ एक तारों के रूप में उसको बता रखा है। फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, उसको कहते हैं प्रोटीन लेयर 24। प्रोटीनिक लेयर 24, ये भी प्रोटीनिक लेयर 24 है। अर्थात इस प्रोटीनिक लेयर और इस प्रोटीनिक लेयर की जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो एक समान होती है। उसके अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए अर्थात एक रज्जुक आरएनए है, वो इसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो पूछा जाता है कि एचआईवी का जो वायरस है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो विषाणु है, उसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए अणु के एकल स्ट्रैंड के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एकल स्टैंड मतलब एक रज्जु के होते हैं, पर होते कितने? 2। उनके साथ में गोलाकार संरचना के रूप में चीज और देख रही है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है और क्या नहीं करता, ये आगे की बात करते हैं। तो ये है रोगजनक ह्यूमन इम्यूनो वायरस, सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस है, जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के लेयर के 3-4 स्तरों से, पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, और तीसरा लेयर, मेन लेयर रहते हैं 3। इन 3 लेयर के अंदर बंटा रहता है। और साथ में ही अपन देखते हैं कि ये मानव शरीर में संक्रमण का कारण क्या है। अर्थात जो ये एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, वो मनुष्य के शरीर में कैसे पहुंचता है, क्या करता है। तो मैं कह दूं कि जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है, जिसमें ये विषाणु पहुंच जाता है, वो उसके रक्त में रहेगा। सुनना मेरी बात को ढंग से, डरने की जरूरत नहीं है। आप एचआईवी से डरिए मत, अपने साधन को क्रिएट करिएगा। आपके आईक्यू लेवल, आपके एचआईवी के बारे में जो जानकारी उसको अपडेट कर लीजिएगा, फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित रहता है, उसके ब्लड में पाया जाता है, रक्त में, लसिका में पाया जाता है, आंखों के आंसू जो निकलते हैं, टीयर, उनमें भी रहता है, सीमन, वीर्य जो निकलता है, उस वीर्य में भी पाया जाता है, बोन मेरो में भी पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है, और सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। अर्थात ये सारी चीजें जिसमें इसके वायरस पाए जाते हैं, वो यदि यन केन प्रकरण व्यक्ति के ब्लड में चला जाए, तो वो वायरस उस ग्रसित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। तो वायरस इसमें पाया जाता है। अब एचआईवी के संक्रमण का कारण क्या है, यानी एक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, एड्स से ग्रसित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति तक इस विषाणु को कैसे भेजेगा, इस वायरस को कैसे भेजेगा। तो सबसे पहले जो भेजने का माध्यम है वो है असुरक्षित यौन संबंध। यदि कोई एचआईवी या एड्स से ग्रसित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध मतलब समलैंगिक संबंध बनाता है, या यूं कहे बिना कंडोम का प्रयोग किए, या अपने सुरक्षित जीवन साथी के साथ संबंध न बना करके किसी और के साथ संबंध बनाए, तो इस संबंध बनाने में उसका जो वायरस है, वो वायरस सीमन के साथ जा सकता है। वो वायरस सीमन जब ट्रांसप्लांट होता है तो उस सीमन अंतरांगों में जाता है, और वहां कहीं छोटा मोटा घाव होता है, उस घाव से होकर के वायरस उसके ब्लड में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो 82% तक एचआईवी फैलने का जो कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा जो इसका तरीका है वो है संक्रमित व्यक्ति का रक्त यदि बिना जांच किए स्वस्थ व्यक्ति में भेज दिया जाए, और उस संक्रमित व्यक्ति के रक्त में एचआईवी के वायरस है और वो वायरस स्वस्थ व्यक्ति में जाएंगे, तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त आदान प्रदान से 8% तक संभावना रहती है स्वस्थ व्यक्ति में एचआईवी के फैलने की। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति के ट्रीटमेंट में प्रयोग लिए गए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, या रेजर है, कभी उसकी सेविंग करने में ब्लेड है, रेजर है, सुई है, सीजर है, इन
संक्रमित इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में एचआईवी के फैलने की जो संभावना रहती है वो 2% तक रहती है, 2% तक रहती है। अन्य बहुत सारे कारण, जैसे संक्रमित माता है वो अपने प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु तक रोग का फैलाना करती है, अर्थात माता पिता यदि इस रोग से ग्रसित है तो बच्चों में भी इस रोग की उत्पन्न होने की संभावना 7-8% तक रहती है। तो यह है एचआईवी रोग के फैलने के कारण, अर्थात न तो ये बातें करने से फैलता है, ना ये चुम्बन लेने से फैलता है, ना ये हाथ मिलाने से फैलता है, ना ये साथ में भोजन करने से फैलता है, ना ये साथ में सोने से फैलता है। अर्थात इसके फैलने का कारण है कि एक व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड में जाता है तो एचआईवी का फैलना होता है, एड्स रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब है एचआईवी के संक्रमण से लेकर के, एचआईवी का संक्रमण यदि किसी में हो जाता है, व्यक्ति के शरीर में वो वायरस चला गया है, उससे लेकर अंदर जाने से लेकर के रोग के लक्षण उत्पन्न होने तक का जो काल होता है ना, उस काल को कहते हैं विंडोज पीरियड। उस काल को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस काल को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये एक ऐसी काल होती है जिसमें रोग के लक्षण तो क्रिएट हुए नहीं है और उस व्यक्ति में वायरस चले गए, अब वो वायरस आराम से बैठा बैठा फैला रहा है। क्योंकि माना कि किसी व्यक्ति में रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हैं तो अपने को क्या पता चलेगा कि ये एचआईवी का एड्स का रोगी, अपने को तो पता नहीं चलेगा। और अपन उस व्यक्ति के साथ माना कि कभी असुरक्षित यौन संबंध बना लिया या उसके ब्लड को आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया, आपके ब्लड में ट्रांसप्लांट कर दिया, या कोई उसके ऊपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लिया, वही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति पे बिना स्टरलाइज किए ही काम में ले लिया, तो उसमें एचआईवी फैलने की संभावना रहती है। और इस रोग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 महीनों से लेकर के और 10 साल तक होता है। वही कारण है इस रोग का अधिक फैल, जो रोग रोगाणु के अंदर घुसने से लेकर के रोग उत्पन्न होने तक का जो टाइम पीरियड वो जितना छोटा होगा उतना ही उस रोग के फैलने की संभावना कम रहेगी। और रोगाणु के अंदर घुसने से लेकर के रोग उत्पन्न होने तक का टाइम पीरियड जितना अधिक रहेगा उतना ही उस रोग के फैलने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि रोगी व्यक्ति में रोग के लक्षण पैदा हुए नहीं है और वो रोगी व्यक्ति रोग फैलाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यह है एचआईवी फैलने का सबसे मुख्य कारण। अब मानव शरीर में माना कि फैल गया है और ये एक एचआईवी का वायरस एक शरीर के अंदर चला गया है, ब्लड के अंदर चला गया है, वो किस प्रकार से गुणन करेगा, अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा, तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अर्थात एचआईवी का मानव शरीर में गुणन कैसे होता है, जो वायरस एड्स उत्पन्न करता है वो आपके शरीर में जाके क्या करता है, तो देखिएगा सबसे पहले इसके बाहर जो ग्लाइकोप्रोटीन थी, कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन 420, वो इस हेल्पर टी सेल, ये क्या है, सहायक टी कोशिका है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, हेल्पर टी सेल, ये उसकी बाह्य भित्ति है, ये हेल्पर टी सेल का केंद्रक है, इसके अंदर ये इसका डीएनए पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ठीक बात है। ये ग्लाइकोप्रोटीन यहां से चिपकेगी और इसको भेज देगी, भेजते ये वायरस इस कोशिका के अंदर आएगा, अंदर आने के बाद अपने चारों तरफ उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन का जो परत है उसको हटा देगा और ये आपका एसएस डीएनए के जो ये जो आरएनए के जो दोनों मॉलिक्यूल है उसको मुक्त कर देगा। और साथ में ये क्या है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, मैंने पहले बताया था इसकी संरचना। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस आरएनए से, किसके द्वारा, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की क्रिया द्वारा एक डीएनए के अणु का निर्माण करता है। वो डीएनए किसका है, ये वायरस का डीएनए। कौन से वायरस का डीएनए, HI यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस का डीएनए। अर्थात सबसे पहले ये वायरस आपकी हेल्पर टी सेल सहायक लसिका कोशिका के पास जाता है और अपनी ग्लाइकोप्रोटीन परत 420 की सहायता से आपकी हेल्पर टी सेल को तोड़ करके भेद करके अंदर चला जाता है, वहां जाके अपने बाहर जो प्रोटीन का परत है उसको हटा देता है और अपने दोनों स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम और जो सिंगल स्टैंड थे आरएनए के उनको मुक्त कर देता है। उस आरएनए स्टैंड में प्रतिप अनुलेखन की क्रिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की क्रिया द्वारा एक डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है और आरएनए से डीएनए का बनना कुछ वायरस दर्शाते हैं। इसको रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा या प्रतिप अनुलेखन की क्रिया कहते हैं, जिसकी खोज टेमिन और
बाल्टीमोर ने की थी। इसको टेमिनिज्म भी कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा ये वायरस अपने आरएनए की सहायता से किसका निर्माण कर दिया? अपने डीएनए का। ये डीएनए इस कोशिका के अंदर जाएगा, केंद्रक में, और इस केंद्रक में उपस्थित इस कोशिका के डीएनए के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। मिलकर के एक नए रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से बनने वाला ये रिकॉम्बिनेट डीएनए, अर्थात ये डीएनए अब किसका डीएनए हो गया है? वायरस का डीएनए हो गया है। और अब ये डीएनए क्या करेगा? अनुलेखन की क्रिया द्वारा नई प्रोटीन का निर्माण करेगा। और नए क्या करेगा? आरएनए अणुओं का निर्माण करेगा। ये आरएनए अणु किसके होंगे? वायरस के अणु होंगे। वायरस के आरएनए का निर्माण करेगा ये डीएनए। और ये डीएनए जो यहाँ प्रोटीन बनाएगा ना, वो प्रोटीन किसकी होगी? इस वायरस के कवर का या कवच का निर्माण करने वाली प्रोटीन होगी। अर्थात ये वायरस के आरएनए बन गए हैं और ये उसके चारों तरफ बनने वाली प्रोटीन कवर बना लेती है। अर्थात इतने सारे यानी करोड़ों की संख्या में नए वायरस यहाँ बनने लगे। अर्थात जिस टी कोशिका या जिस हेल्पर टी सेल के अंदर ये एचआईवी का वायरस जाएगा, उस कोशिका को वो अपने अंडर में ले लेगा। उन सारी कोशिका के डीएनए, राइबोसोम और आरएनए अब ये वायरस जैसा कहेगा वैसा काम करेगा। और वो कोशिका अब नए वायरस को उत्पन्न करने की फैक्ट्री बन जाती है। ये कोशिका जैसे ही फटती है तो हजारों की संख्या में नए वायरस क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। सारे क्या होते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होते हैं। सारे कैसे होते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होते हैं। और ये जितने बनेंगे वो सारे के सारे ह्यूमन इम्यूनो वायरस यानी एचआईवी नई टी सेल को संक्रमित करेंगे। और ये सेल को इतनी फटाफट नष्ट करता है, इतनी स्पीड से नष्ट करता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। आपका शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। और खोखला होने से जब इनकी संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो 6 महीने के बाद या 10 साल तक आपका शरीर कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। आपका शरीर अधिक मजबूत है तो इससे इतना आसानी से घायल होगा नहीं। और शरीर की इम्यूनिटी पावर पहले से कम थी और इसने अंदर घुस के टी हेल्पर सेल को खत्म कर दिया, इम्यूनिटी पावर खत्म हो गई, तो फिर आपका शरीर अब लफड़ा करना लगेगा। क्या लफड़ा करेगा? लफड़ा ये करेगा कि इम्यूनिटी पावर कम होने से कई सारे रोग उत्पन्न होंगे, शरीर कमजोर होगा, तो रोग के लक्षण उत्पन्न होने लग जाएंगे। अब रोग के लक्षण क्या होते हैं? तो अपना जो हेडिंग है अगला है एचआईवी रोग के लक्षण क्या क्या है। क्या क्या लक्षण है? लक्षण देखिएगा। रोग के लक्षण में सबसे पहला है एड्स संक्रमित व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने से उसके शरीर में माइल्ड फीवर रहता, हमेशा हमेशा वो हल्के बुखार से पीड़ित रहता है। और कोई रोग यदि उसमें हो जाएगा, एक बार बुखार भी आ जाएगा तो वो बुखार कई महीनों तक ठीक नहीं होगा। खांसी शुरू होगी तो कई महीने तो खांसी ठीक ही नहीं होगी। कहीं पर फोड़ा फुंसी घाव हो गया तो वो कई महीने तक ठीक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोग कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होते। रोग तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से ठीक होते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं। और ये वायरस आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। अर्थात आपके है अब रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रही है, जिससे बहुत सारे रोग हो गए। अब एकाध रोग हो तो बुखार एकाध दिन आए, बहुत सारे रोग हो रहे हैं तो हमेशा बुखार आया हुआ ही रहेगा। हमेशा बुखार आया हुआ रहेगा तो व्यक्ति का इंटरनल ऑर्गन कमजोर होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा, भूख लगने में कमी आ जाएगी। और भूख लगने में कमी आने के साथ ही रोगी का भार कम होने लगेगा। और भार में कम होने के साथ ही व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन कम होने लगेंगे और वो ऑर्गन सिस्टम से काम नहीं करेंगे। तो विभिन्न इंटरनल ऑर्गन से जो मेन बॉडी के सीएनएस वगैरह सिस्टम है वहां तक ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई भी घट जाएगी। वहां ब्लड सप्लाई घटेगी तो सिर में दर्द रहेगा, चक्कर आने लगेगा, उल्टियां होने लगेगी, दस्तें लड़ने लगेगी। यानी कई सारी बीमारियां, कई सारे रोगाणु उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं। जुकाम रहना, बुखार रहना, सिर दर्द रहना, फोड़े फुंसी हो जाना, श्वास में तकलीफ होना, यानी जितने सिस्टम है बॉडी के 13 सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए होते हैं। और उनके खत्म होने से व्यक्ति बहुत अधिक कमजोर और दुर्बल व्यक्तियों की तरह रैग रैग कर चलने लगता है। इस अवस्था में यदि व्यक्ति को रोग हुआ है कि नहीं हुआ है, उस रोग का यदि आपको परीक्षण करना है, किसी व्यक्ति में ऐसे रोग के लक्षण दिखाई दे और आपको उस रोग का पहचान करना पड़े, तो वैसे तो कई प्रकार के टेस्ट है, पर इसका सबसे प्रमाणिक जो टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। शॉर्ट में इसका कहते हैं एलिसा। एंजाइम से ई, लिंक्स से एल, इम्यूनो से आई, सॉर्बेट से एस और एसे से ए, ये जो शब्द बना है उसको एलिसा परीक्षण कहते हैं। और इस रोग के लिए एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी जांच की जाती है। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी जांच करके इस रोग का डायग्नोस या पता लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण के द्वारा इस रोग का पता लगाते हैं। अगला रोकथाम के क्या तरीके?
तो जिस जिससे ये रोग उत्पन्न हो रहा है उन साधनों को रोक दे तो रोग का रोकथाम हो जाएगा। जैसे असुरक्षित यौन संबंध नहीं करें, और किसी व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे को देना है, बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन करना है, तो पहले उसमें एचआईवी की जांच कर लें और उसके बाद रक्त का आदान प्रदान करें। और एक ही बार मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या तो एक बार उपयोग में हो और बार बार उपयोग लेना है तो उसका पहले स्टेरिलाइजेशन करें और बाद में उपयोग में लें। सरकारी संगठनों की सहायता से इतनी सामाजिक जागरूकता फैला दें कि एचआईवी की उत्पत्ति के कारक क्या क्या है, उनसे लोगों को शिक्षित करके और लोगों में जागरूकता फैला करके इस रोग से बचा जा सकता है। यदि किसी को ये रोग हो भी जाए तो उसका उपचार क्या है? तो पहले तो मैं ये बता दूं, इस रोग को प्यार से डेथ वारंट भी कहते हैं, मृत्यु का बुलावा, डेथ वारंट भी कहते हैं, यमराज का बुलावा भी कहते हैं। फिर भी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अपनी सामान्य जीवन जी करके अच्छा हेल्थी भोजन लेकर के और हाइजीन और हेल्थी अवस्था में रह करके एक कुछ समय के लिए सामान्य जीवन जी भी सकता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन एंटीवायरल ड्रग्स भी उपयोग में आती है, जैसे जुडिविडिन। जुडिविडिन एक एंटीवायरल ड्रग्स है जो जुडिविडिन और रिबिडोविडिन दो प्रकार की मेनली आने वाली एंटीवायरल ड्रग है जो इस एचआईवी के गुणन मल्टीप्लिकेशन रोकती है। साथ ही साथ हेल्पर टी सेल का विघटन भी रोकती है, जिससे आप अधिक समय तक सामान्य जीवन जी सकते हैं एचआईवी होने के बाद। आप सब ऐसे रोगों से बचें, इसी कल्याण, इसी अपेक्षा और आप सबकी अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ आज का वीडियो आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।